बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तो सानेहा साहिवाल जो कि इंतहाई अफसोसनाक सानेहा है, उस पर हमने देखा है कि जो पेशरफ्त हुई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, वो यकीनी तौर पे ऐसे इंकशाफात से भरपूर है जो वाकई में दिल दहला देने वाले हैं। आज उस पर रहमान मलिक साहब ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। ये मुतालबा पहले भी अपोजिशन की जमातों की तरफ से आया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इस ज़िमन में इजलास हुआ, जहाँ पर ज़िशान के घर वाले और खलील के घर वाले जो विक्टिम्स हैं, उनके घर वाले वहाँ पर आए, उनको ब्रीफिंग भी दी गई, उनसे बातचीत भी हुई और ये कहा गया कि जुडिशल कमीशन इस हवाले से बनाया जाए। उस पर आगे चल के बात करेंगे कि उनके घर वालों की तरफ से आखिर क्या मौक़िफ़ आ रहा है, बल्कि वो मौक़िफ़ ऐसा है कि हुकूमत से बहुत सारे सवालात करने के लिए जन्म ले रहे हैं। दिन ब दिन ये मसला ऐसे लग रहा है कि सुलझने की बजाय मज़ीद उलझता चला जा रहा है, जो आज उनके अहले खाना की तरफ से उस कायमा कमेटी के इजलास के अंदर बातें भी की गई हैं। दूसरी तरफ इसी मामले को लेकर ना सिर्फ सीएम पंजाब से बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी अपोजिशन कहती है कि उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इस हवाले से बात होगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आसिफ जरदारी साबिक़ सदर पाकिस्तान के हवाले से उनके खिलाफ नाअहली की जो दरख्वास्त थी वो उस पर आज समाअत हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने की है। ये मामला पहले खुर्रम शेर ज़मान जो कि PTI के रुकन हैं, मेंबर हैं सूबाई असम्बली के, उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन में लेकर जाया गया। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से वो दरख्वास्त वापस ले ली, ये कहकर कि जरदारी साहब के खिलाफ बहुत सारे सबूत और भी उनके हाथ लग गए हैं, सो लिहाजा वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। जब ये मामला उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया गया सो वहाँ पर ये कहा गया कि मुतल्लिका फोरम में जाएं, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स आए हैं वो काफ़ी अहम हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि आप सियासी मुकदमात अदालत में लेकर क्यों आते हैं, आपका मुतल्लिका फोरम इलेक्शन कमीशन बनता है। सियासी लड़ाई सियासी फोरम और पार्लियामेंट में लड़नी चाहिए। अदालत को इस हवाले से मुतमईन करना होगा कि ये मामला अवामी नौयत का है। सो अब ऐसे लग रहा है कि जैसे अदालत खुद ये कह चुकी है, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब को ये कहना पड़ रहा है कि आप पार्लियामान में ले जाएं या इलेक्शन कमीशन में ये मामला ले जाएं, ये अदालती मामला नहीं है। जहाँ पर उस्मान डार साहब और खुर्रम शेर ज़मान साहब, क्योंकि वो दोनों गए हैं अदालत में इस हवाले से, सो उनके वकील को ये बताना पड़ा कि 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालिफिकेशन का ये मसला है, सो लिहाजा ये अदालती मामला ही है। इस हवाले से कानून क्या कहता है और क्या ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मामला है जो कि अदालत की नज़र हो रहा है, इस पर भी बात होगी। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि परसों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नमर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में जब खिताब कर रहे थे तो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से भी और नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी काफ़ी सख्त बातें की थी अपोजिशन का, जिस पर बड़ा संगीन रिएक्शन भी आया था। आज बिलावल भुट्टो ने भी शायद उसी गुस्से का इजहार किया है और इमरान खान साहब के वालिद तक का जिक्र कर दिया, उनको करप्ट करार दे दिया। साथ ही साथ 18वीं तरमीम के हवाले से भी उनका मानना यही है कि इस पे कुछ कुव्वतें हैं जो इसको छेड़ने की कोशिश कर रही हैं, जो 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम को कुछ नहीं होने दूंगा, अगर 18वीं तरमीम पर आंच आई और मुझे लॉन्ग मार्च भी करना पड़ा तो लॉन्ग मार्च भी करूंगा। क्या वाकई मामला सिर्फ और सिर्फ 18वीं तरमीम का है या इसके पस पर्दा मुहर्रिकात कुछ और भी हैं? इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। एक मुख्तसर सा वक्फा और ब्रेक से वापस आते ही अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाएंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, तर्जमान हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। राजा आमिर अब्बास साहब माहिर कानून हैं, साबिक नैब प्रोसिक्यूटर हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी शुक्रिया। अब्बास खान अफरीदी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। थोड़ी देर में खैरपुर से डॉक्टर नफीसा शाह साहबा भी हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। नदीम अफजल चंद साहब, आई स्टार्ट विद यू
एक तो ये मामला जो आसिफ जरदारी साहब की नाहली की दरख्वास्त है, आपके खुरम शेर जमान पहले इलेक्शन कमीशन में गए थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे सबूत लग गए उनके हाथ, फिर इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त वापस ली, उन्होंने कहा मजीद शवाहिद आए हैं तो हम लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाएं। आज जो हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स आए हैं, वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि सियासी मुकदमात हैं और सियासी मुकदमात को अदालतों में क्यों लेकर आ रहे हैं। क्या ये मामला वाकई पीटीआई साबित कर सकती है कि अवामी नौयत का है, जो आज सवाल हाई कोर्ट में उठाया गया? देखिए, इससे पहले डिस्क्वालीफाई किया गया लोगों को एसेट छुपाने पे, और वकील साहब बेहतर बता सकते हैं, मेरे ख्याल में 25 से ज़्यादा लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, जो कोई इलेक्शन कमीशन से हुए, कुछ हाई कोर्ट से हुए, कुछ सुप्रीम कोर्ट से हुए। तो अब ये कहना कि आप आम आदमी जो है वो एसेट 15 लाख के छुपाए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए और तगड़े आदमी को आप केस ना सुने, ये नहीं हो सकता। कानून 62(1)(f) सीधा आप कह रहे हैं, कानून सब के लिए जैसा होता है। जब तक आप 62 ये ख़त्म नहीं कर देते कॉन्स्टिट्यूशन में, उस वक्त तक तो मैं समझता हूँ कि ये इम्प्लीमेंट भी होगा और ये चीज़ें सामने। और एसेट छुपाना पार्लियामेंटेरियन के लिए ये बड़ी मुश्किल बात है। और जब आप देखें, इससे पहले जिसने भी एसेट छुपाए वो डिस्क्वालीफाई हुआ है, पिछले 4-5 सालों से हमने देखा है। तो बड़ा सीधा सीधा केस है अगर एसेट छुपाएं, क्योंकि मैंने केस स्टडी नहीं किया, मैं आज डार साहब के पास बैठा भी रहूं, बल्कि मैंने कहा था मुझे ज़रा दिखाएं तो सही। अच्छा। तो ये सियासी मुकदमा नहीं है, आप जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब की इस बात से एग्री नहीं करते? देखिए, अदालत बेहतर जानती है उसके सामने कैसा केस लाया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जस्टिस इफ्तिखार चीमा का 15 लाख का केस था। उनके मियाँ बीवी का जॉइंट अकाउंट था, गालबन सुप्रीम को मस्जिद के कोई पैसे थे, वो एक अकाउंट छुपाया गया था, तो उस पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। और बहुत सारे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया एसेट छुपाने के ऊपर। तो ये मैं इसलिए अब जहाँ तो अब सारों को वो केस ला कोर्ट नहीं आप कर सकेंगे, यहाँ चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो या फिर जो सुप्रीम कोर्ट से हायर जुडिशरी से जो केस आ जाए वो फिर सारों के लिए प्रेसिडेंट सेट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आमिर अब्बास साहब मुझे बताएं कि ये फैसला कि इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई करेगा इस चीज़ के ऊपर या अदालत करेगी, ये कौन करेगा? क्योंकि ये तो अब खुद चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो ये कह रहे हैं कि जी आप पार्लियामान में जाएं, आप सियासी फोरम पे जाएं, आप अदालतों में लेकर आ रहे हैं सियासी मुकदमात। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा हमारे पास ऑलरेडी इतने ज़ेर इल्तवा मुकदमात पड़े हैं, हम उनको सुने, आपके सियासी मुकदमे देखें। देखिए सादिया, अगर हम इसमें डिस्क्वालिफिकेशन को हम देखते हैं, थोड़ा सा ट्रैवल बैक करते हैं हिस्ट्री में, तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ज़माने में वो जेली डिग्रीज के केसेस आ गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कोई ज़्यादा उसमें इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कराई थी। मैं खुद बहुत सारे केसेस में पेश भी हुआ था और डिस्क्वालिफिकेशन करनी शुरू कर दिए। फिर कमिंग बैक टू के जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपके इल्म में होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया था। मेरे ख्याल में अतहर मिनल्ला साहब उस बेंच में भी बैठे हुए थे वो उस वक्त भी, क्योंकि एक होता है कानून में को वारंटो के, आप को वारंटो लगा सकते हैं रिट के, कोई शख्स जिस ओहदे पे बैठा हुआ है वो उसका अहल नहीं, तो हमारे कानून में उसकी गुंजाइश है कि आप को वारंटो लगा सकते हैं और उसकी नाअहली को। एंड नंबर 3, अगर आप देखिए 62(1)(f) आर्टिकल में ये लिखा है कि अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ डिक्लेरेशन फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर ये कह दें कि जी सिंपल जो डिस्क्वालिफिकेशन है कि जी आपने असासे छुपाए अंडर द इलेक्शन लॉज, वो तो इलेक्शन कमीशन से ही होगी, इलेक्शन एक्ट 2017 की डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन अगर आप 62(1)(f) की डिस्क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं तो इट्स अ मैंडेटरी और ये 62(1)(f) की डिस्क्वालिफिकेशन का ही केस है जो उनके वकील ने बताया। कोर्ट ने हालिया होल्ड भी किया कि जो इलेक्शन के जो आरओज हैं या जो इलेक्शन कमीशन है वो कोर्ट नहीं है और वो किसी को परमानेंटली परपेचुअली किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती। तो अल्टीमेटली इनको अदालत आना पड़ेगा। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनकी भेजता है, फारिग करता है, तो देखिए ये आपको लग रहा है कि वापस इलेक्शन कमीशन में ही नहीं, मुझे लगता है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चलेगा। और इसको चलना भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आज के रिमार्क से वैसे लग नहीं रहा कि वो जस्टिस साहब सुनना चाह रहे हैं। बट आफरीदी साहब, जिस तरह हम अभी नदीम अफजल साहब ने भी बात की कि ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट मौजूद है, आपके तो खुद के लीडर डिस्क्वालीफाई हुए, सुप्रीम कोर्ट से भी हम चीज़ देख रहे हैं असासे छुपाने के ऊपर। सो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये अदालत में ही मामला होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स ने आके कहा कि इलेक्शन कमीशन है तो फिर हमें भी इलेक्शन कमीशन या बाकी इदारों के पास ही जाना चाहिए था, हमारे भी तो कानूनी और अदालती मामला ही चलते रहे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि पहले कुछ फैसले हुए हैं, जैसे चंद साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे तो कानून आजकल वैसे ही सॉफ्ट कॉर्नर है ना आपका टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी, तो कानून बन जाता है, कानून बन जाता है।
लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन एक जगह में मौजूद है, पहले वो फैसला करते, फिर अगर कोई मुतमईन नहीं है फिर हाई कोर्ट भी जा सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पहले जो हुआ सो मोटू हुए, और जैसे पहले जो पहले लिए गए चीफ जस्टिस साहब ने डायरेक्ट एक्शंस लिए, मेरे ख्याल इस बार जैसे नए चीफ जस्टिस साहब आए उन्होंने कहा कि हम सो मोटो कम ही लेंगे, तो हो सकता है कि हर इदारा अपना काम करे। इलेक्शन कमीशन में जाके उधर पता चल जाएगा कि केस की क्या नोयत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई मुतमईन नहीं होता हाई कोर्ट जा सकता है, फिर मुतमईन नहीं होता सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो एक तरीक़ाकार जो हमारे मुल्क में मौजूद था उसको मेरे ख्याल पहले कुछ अदवार में जो है उसको तोड़ा गया। हर आदमी ने अपने पावर्स मसल्स दिखाए कि मेरे साथ इख्तियारात किस हद तक मैं जा सकता हूँ। और मेरे ख्याल अभी कुछ वक्त ऐसा आया हुआ है कि हर कोई कहता है कि नहीं, कोई अपना अपना काम करे, हमें ज़रूरत नहीं है कि दूसरे के काम में मुदाखलत करे। मुझे आज जो जज साहब से बातों से ये महसूस हुआ कि उन्होंने यही कहा कि चाहिए कि जो असल फॉर्म है आप वहां से जाएं और वहां से उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन, हाँ, कि उधरी से जो उसके बाद जो फैसले होंगे एक तरीके से आगे बढ़ना। ठीक है, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर साहिबा आपको भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा, आज ये जो फैसला है, जिस तरह पीटीआई के पहले खुर्रम शेर जमान इलेक्शन कमीशन में गए, वहां से उन्होंने दरखास्त वापस ली, कहा बहुत सबूत लग गए हाथ उनके, जरदारी साहब के खिलाफ असासे छुपाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेज दिया, हाई कोर्ट ने आज कहा जस्टिस अता मिनल्ला ने कि जी मुतल्लिका फोरम जाएं, इलेक्शन कमीशन जाएं। सो ये जब उन्होंने कहा कि सियासी मुकदमात आप लेकर आ रहे हैं अदालत के अंदर, ऑलरेडी बहुत मुकदमात हैं जो ज़ेरे इल्तवा हैं, सो अ साय ऑफ रिलीफ फॉर पीपल्स पार्टी टुडे इस केस के अंदर खसूसी तौर पे? देखिए, मुझे लग रहा है कि खुर्रम शेर जमान को 5 साल कभी किसी कोर्ट में धक्के खाने पड़ेंगे, फिर भी उनको जो वो चाहते हैं, क्योंकि इसकी बुनियाद जो है वो एक मैनिफाइडे है और इंतकामी कार्रवाई है। देखिए, इस वक्त भी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, हमारे नज़दीक उसमें इनहेरेंट बायसेस हैं जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ आई है। उसमें एक तो जो जुरिस्डिक्शन का इशू है कि एक केस कराची में ओरिजिनेट हुआ है, आपने उसको पिंडी में आपने उसकी हियरिंग्स की हैं, फिर उसके बाद आपने JIT फॉर लाइफ बना दी है, यानी कि जब तक ये केस चलेगा रेफरेंसेस होंगे, JIT जो है वो भी होगी। और तीसरी बात ये है कि देयर इज दिस इंटरनल बायस इन दिस केस कि आप जो है ऑन द वन हैंड ये चल रहा है, और दूसरी तरफ ये जो है लगता है इनके पास कोई काम नहीं है, जितने भी इनके इलेक्शन कमिटमेंट्स थी वो सारी पूरी हो गई हैं, तो अब ये एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी अच्छा, जगह। ये तो जरदारी साहब की नाहली वाली बात है। आपने जो कहा वो जाली अकाउंट्स केस का जिक्र किया। डॉक्टर साहिबा, आपको क्यों ये नैब से क्यों इतना ज्यादा गुरेजा है पीपल्स पार्टी, जो खोसा साहब की भी कल नज़रसानी की दरखास्त गई है, या फिर क्यों चाहते हैं कि इस्लामाबाद ना हो, सिंध में होता है? तो गुरेजा बिल्कुल नहीं है, नहीं, गुरेजा नहीं है। हम चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट को केस डिस्पोज ऑफ करना था तो वो नैब के हवाले करते, लेकिन नैब को आपको फिर फ्री छोड़ना है ना। फिर उसके आप एक हाई कोर्ट की आपने सुप्रीम कोर्ट की बेंच उस पर मॉनिटरिंग बेंच बिठाई, फिर आपने साथ एक JIT भी बिठा दी, फिर आपने जुरिस्डिक्शन भी चेंज कर दी। तो ये एक एक्सेसिव किस्म की एक मतलब चारों तरफ आपने घेरा तंग हुआ है, और ये है कि जो डिफेंस है उसको आपने खुला नहीं छोड़ा कि आजाद तरीके से अपनी डिफेंस वो लड़ सके, और इसीलिए जो हमारी लीडरशिप है वो गई है इसके लिए नजरसानी के लिए, रिव्यू पिटीशन वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ है। और फिर ऊपर एक तरफ से ये, लेकिन आप ताजाद देखें, इतनी हिपोक्रेसी है कि आपने एक पैकेज डील जो दी है, इकोनॉमिक पैकेज नहीं है, ये पैकेज डील है। उन्होंने जब वजीर आजम के वालिद की बात की जिस अंदाज में बिलावल साहब ने, मुझे ये बताएं कि ये उस चीज का रिएक्शन है जो परसों वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के हवाले से। चले नवाज शरीफ साहब का तो सवाल उनसे मैं उसका टेस्ट देखें, बिलावल का लगता तो इस तरह है, लेकिन मैं समझता हूं कि शहीद बीबी ने जो अपने बच्चों की ट्रेनिंग की है,
मैं जितना जानता हूँ और मैं उनके साथ, मैं बिलावल के साथ बड़ा बैठा उठा हूँ, बिलावल की डिक्शनरी में ऐसे अल्फाज नहीं थे। पता नहीं अब कौन एडवाइज़र है उसका, कौन उसके मशीर हैं, किस मैं तो मैं सच्ची बात है जितनी मजम्मत की जाए, और ये शॉक लगा सुन के, ये नहीं होता था जातियात के ऊपर ये डिबेट होती थी हमारी कि किसी की जातियात पर हमला नहीं करना, ये डिबेट होती थी और हम डिफेंड करते थे। हम मुस्लिम लीग का रोना रोते हैं कि शहीद बीबी के ऊपर 1988 से लेकर जो उन्होंने जाती अटैक किए, आज तो आप उनके साथ बैठे हुए हैं, उनको आपने माफ कर दिया है, तो आज आप फिर उस टक्कर पे चल पड़े हैं कि कभी बजाय हिसाब देने के बजाय आप डेमोक्रेटिक जमात है वो कहे कि जाए हर कोई करप्शन अपनी करप्शन का हिसाब दे, पार्टी को मैं समझता हूँ उससे अलग होना चाहिए। अच्छा, क्विकली डॉक्टर साहब पहले आप जवाब दे लें, फिर आप पहले मुझे जवाब देने दें। देखिए, मुझे हैरत है, नदीम अफजल चंद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, ठीक है। अब इतने भोलापन है। अलीमा खान के लिए मुझे इज्जत है, वो मेरी तरह एक औरत है, वो मेरी बहन है, दैट इज नॉट द इशू। इशू इज कि हमारा ये क्लेम है कि वही पनामा की लॉजिक के मरियम, हुसैन, हसन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स कभी नहीं रहे, और ये आर्ग्यूमेंट है कि उनके पास जो पैसा है जो उनके नाम पर है वो वजीर आजम का है। अब अलीमा बीबी, यू कैन नॉट से शी इज नॉट अ पब्लिक ऑफिस होल्डर, वो बोर्ड मेंबर है नमल की और वो बोर्ड मेंबर है शौकत खानम की। अरे ये आर्ग्यूमेंट है कि ये पैसा उनका नहीं है जाती, और अगर हम ये क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने क्यों डिक्लेयर क्यों नहीं किया, व्हाट स्टॉप्ड हर फ्रॉम डिक्लेयरिंग द प्रॉपर्टी। और मेरा जो सवाल है उसका जो जवाब दे, आप कहते हैं नहीं, मेरा एक और सवाल नहीं, मेरा एक और सवाल कोई फर्क नहीं है, एक सवाल का जवाब नहीं, लॉजिक की बात है, मैं नूर को डिफेंड नहीं कर रही, मैं लॉजिक, तो आपको बड़ी तकलीफ हुई है, आपको तकलीफ हुई है। दूसरी, मेरा प्रिंसिपल सवाल है, मुझे ये जवाब दें कि एक कानून जो इस वक्त आया है कि ऑफशोर प्रॉपर्टी अगर आपकी अनडिक्लेयर्ड है तो एफबीआर को अख्तियारात दिए गए हैं कि उसकी प्रोविजनल असेसमेंट करे, तो ये किसके लिए है? मुझे बताएं किसके लिए है? नवाज शरीफ के लिए है? किसके लिए है? तो ही हैज टू टेल मी। चले, अलीमा का नाम मैं नहीं लेती, क्या ये कानून करप्शन को वाइट नहीं करता? मुझे ये बताएं। और फिर इमरान खान की जुर्रत कैसे होती है किसी करप्शन की बात करते हुए? अब उनकी जुर्रत क्या होती है मुझे बताएं। हाउ डेयर ही टॉक अबाउट करप्शन व्हेन ही इज पुट इन अ लॉ दैट वाइडन्स ब्लैक मनी? हाउ डेयर ही, कैसे उनकी जुर्रत होती है? और शहजाद अकबर साहब आज रिजाइन, तो फिर वजीर आजम के तर्जुमानी जवाब देंगे, जवाब दे सारे जो है वो ब्लैक प्रॉपर्टी है। आपने तो कानून में दे दी कि आप एमनेस्टी लें, एक कल्चर ऑफ गॉट योर पॉइंट। आप कंटेनर पर खड़े होते थे कि एमनेस्टी के आप खिलाफ हैं। आपने तकारीर नहीं सुनी, नदीम अफजल चंद ने नहीं सुनी वो तकारीर। अब कैसे वो कहते हैं अब एमनेस्टी किसके लिए लेके आए? होने की बात की है ना, वो एक ठीक है, वो काफी बुरी जो है मानी गई है। अफरीदी साहब क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा है कि चंद साहब की मजबूरियां इस वक्त, चंद साहब 6 महीने और आने वाले में डिफेंड करते करते मुझे पूरा यकीन है कि ये एक जमहूरी, हमने इनसे सीखा है, ये एक ऐसे वर्कर हैं कि इनसे आदमी सीख सकता है। लेकिन बदकिस्मती से 6 महीने जो ये डिफेंड करेंगे, मेरे ख्याल उसके बाद 6 महीने करेंगे, सिर्फ 6 महीने डिफेंड करते करते मेरे ख्याल इतने थक जाएंगे कि शायद फिर डिफेंड ना कर सकें। अलीमा बाजी, आज ये जो मनी बिल है, इसमें 20 नंबर पेज पे जो उनको छूट दी गई है, ठीक है, उनके वजह से बहुत से लोगों को छूट दी गई है इस बिल में। अगर ये जिक्र इस बिल में क्यों ये ज़रूरी था 20 नंबर पेज पे कि जो शख्स अपनी डिक्लेयर नहीं किया हो तो उससे कोई पूछ नहीं सकता? मुझे नहीं पता कि इस बिल में उसकी लाने की ज़रूरत क्या थी। अगर मुल्क खाली इस चीज़ के लिए रह गया है कि हलीमा बाजी को डिफेंड किस तरह करना है, हलीमा बाजी को कि जो एसिड्स हैं जो डिक्लेयर्ड, जो उन्होंने नहीं बताए, और जो हमारी गवर्नमेंट में एक स्कीम आई थी उसमें उन्होंने उसकी स्कीम में जो क्लियर करवाया। अगर हम ये कह दें कि एक शख्स कत्ल करता है
और उससे नहीं पूछ सकता क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है और वो पब्लिक ऑफिस का होल्डर नहीं है। ये मुझे समझ नहीं आती कि अगर कोई ऑफिस होल्डर है, अगर नून लीग के कुछ लोग ऑफिस होल्डर नहीं थे तो उनसे पूछा गया हम इसको बेस बनाते, नहीं, कोई भी अगर मुजरिम है वो मुजरिम है। अगर उन्होंने गलत काम किया है तो इस वक्त किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि जी उन्होंने पब्लिक ऑफिस नहीं लिया था इसलिए अगर उन्होंने जो भी करप्शन की और यहां से मरात लिए तो उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। आप जो राजा आमिर भट्ट साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर है नहीं है, कानून एतबार से वो कह रहे हैं कि आप वो रियायत नहीं बरत सकते। ये मुझे याद है कि लास्ट वीक भी शायद हमारी इसी हवाले से बात हुई थी कि हाउ कंपैरिजन कैसे करेंगे, किस तरीके से आप कहेंगे कि ये केस जो है वो डिफरेंट है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो एमनेस्टी के कानून आया था वो इस मौजूदा हुकूमत में नहीं आया था, गुज़श्ता हुकूमत में आया। ठीक है, वो कहने लेकर आए उन्होंने उसमें एक सेविंग क्लॉज भी दी हुई है कि अगर इसके तहत कोई आदमी किसी भी जगह कोई डिक्लेयर करता है या इसको यूज करता है तो उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पूछा नहीं जाएगा। ये उस कानून में मौजूद है, या तो उसको खत्म किया जाए। उसमें ये सेफ्टी वॉल लगा हुआ है कि आप इसके एसेट्स के बारे में जब इसने एमनेस्टी स्कीम में डिक्लेयर कर दिया किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब आ जाइए पब्लिक ऑफिस होल्डर, वो 3 माह के लिए क्लॉज था, एक्सक्यूज मी। जी बिल्कुल, वो 3 माह के लिए, ये नहीं था कि 3 माह के बाद, या यू आर राइट, ठीक है, ठीक। हाँ, जब खत्म हो गया तो 3 माह में जिसने उसको यूज किया है वो कानून उन जगह पे कायम रहेगा। जी, एनी मूविंग फर्दर, अब यहाँ पे 2 बातें हुई। एक बात हुई कि जी ये बेनामी के तौर पे ये पैसा प्राइम मिनिस्टर, तो बात ये हो रही है कि अगर वो बेनामी है तो नैब में एक जाके दे दीजिए। लेकिन बेनामी किसके हैं? बेनामी होता है कि जिस दौर में ये खरीदा गया था उस वक्त क्या इमरान खान साहब पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे थे या नहीं। लेकिन वैसे तो वो कहते हैं ना कि इमरान खान के बेनामीदार थे, दोनों का मौक़िफ़ है। देखिए कानून ये देखिए ना, ठीक है, बट हमने देखना है कि नैब का, एक सेकंड सादिया मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। नैब का जो कानून है वो कहता है कि इफ अ पब्लिक ऑफिस होल्ड, सुनिए कानून की बात है कि इफ अ पब्लिक ऑफिस होल्डर होल्ड्स एनी प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ बेनामीदार, पब्लिक ऑफिस होल्डर का बेनामी होना जरूरी है। तो दूसरी बात आ गई कि अगर वो नमल की डायरेक्टर हैं या शौकत खानम की हैं और उन पे ये एलिगेशन है कि कोई जो उसके फंड्स थे उसमें उन्होंने कोई खुर्द-बुर्द की है या उसको यूज किया है, तो उसके लिए फिर फोरम है कि जाके क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च कीजिए उनके खिलाफ और जाके उसको चेक करवा लीजिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर नफीसा शाह साहबा की जानिब जाएंगे। बिलावल साहब ने हस्पतालों का भी जिक्र किया सिंध में। उन्होंने कहा कि जी गरीबों का भी मुफ्त इलाज हो रहा है, बेहतरीन इलाज है। KPK जो है वो सिंध के तर्ज का एक हस्पताल भी नहीं बना सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जो कि 18वीं तरमीम की तशरीह के हवाले से भी था और उन्होंने वो म्यूजियम्स और हस्पताल जो हैं वो विफाक को वापस करने का कहा था। डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, अब आज इसी हस्पतालों वाले मामले को लेकर जो बिलावल साहब ने कहा कि ये हम छीनने नहीं देंगे इनको, 18वीं तरमीम पे हमला मंजूर नहीं है, 18वीं तरमीम पे कोई आंच नहीं आएंगे, नहीं तो लॉन्ग मार्च करेंगे। अब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये 18वीं तरमीम पे आंच कैसे है जिसके लिए वो लॉन्ग मार्च तक करने को तैयार हैं? देखिए, ये आज जो इदारा जो उन्होंने विजिट किया गंबट, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में खैरपुर में, और यहाँ पर इस वक्त आपके पास इधर इस वक्त जो मरीज हैं वो पंजाब से हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, वो बलूचिस्तान से हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं। यहाँ खैरपुर के जिले में आपके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, आपके पास लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो ये बहुत एक उम्दा इदारा बना हुआ है। इसी तरीके से NICVD है, NICH है। तो सिंध गवर्नमेंट ने फोकस करके इन इदारों को, इनको अच्छे फंड्स देकर, इनको अच्छी लीडरशिप देकर, अच्छे MSs देकर, अच्छे ऑफिसर्स देकर इनको बहुत बहुत आला लेवल पर लेके आए हैं। अब अगर इस नहज पर जब ये सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं, जो मशीनरी इस वक्त गंबट में है पाकिस्तान में कहीं नहीं है, जो मशीनरी जिना में है पाकिस्तान में कहीं नहीं है,
जो मशीनरी NICVD में है पाकिस्तान में कहीं नहीं है, और ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है ये सिंध गवर्नमेंट के अपने बजट से उन्होंने खर्च किया है। अब इस लेवल पर आप कहें कि फेडरल गवर्नमेंट को आप दे दें तो सिंध के लोग सफर करेंगे, और न सिर्फ सिंध के लोग, पाकिस्तान के लोग, क्योंकि मेरा सवाल यही है, ठीक है मैं मानती हूँ, चलिए को कहें सिंध में सारे अस्पताल जो आपने नाम लिए बहुत अच्छे, मशीनरी बहुत अच्छी, गरीबों का बहुत अच्छा मुफ्त इलाज हो रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि हुक्म था वापस करने का विफाक को, तो आप इसको 18वीं तरमीम पे हमला कैसे करार दे रहे हैं? कि वो इसलिए कि अंडर 18th अमेंडमेंट आपका हेल्थ अब डिवॉल्व सब्जेक्ट है, और ये इंस्टीट्यूशंस इनहेरिट किए सिंध गवर्नमेंट ने। जब सिंध गवर्नमेंट में उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, अच्छा चलिए, अब उसके बाद आप आफ्टर 10 years आप ये चीज ले लें तो लोगों का नुकसान होगा। और वैसे भी 18वीं तरमीम जो है इसके ऊपर चारों सूबे बड़े सेंसिटिव हैं। आप लोगों की तरफ से कह देना कि हम 18वीं जिन्हें जो गवर्नमेंट होती है, सिटिंग गवर्नमेंट, पार्लिमानी निज़ाम के ताबे जो आई है गवर्नमेंट, ये कैसे हो सकता है कि वो अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन को काम को सपोर्ट करे या डेमोक्रेसी नॉर्म से कोई हट के काम करे? हॉस्पिटल का सुप्रीम कोर्ट में फैसला तो चैलेंज करें। वैसे मुझे याद है कि उस वक्त भी बहुत सारे लोग ये शेख ज़ायद हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल की जो बारी आई थी तो बहुत सारे लोग इसको खिलाफ थे उस वक्त भी, पीपल्स पार्टी के अंदर भी, कि ये कुछ कहते थे सूबों को दें, कुछ कहते थे वफाक के पास रहे। उस वक्त हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की थी, तो इसमें दो राय थी उस वक्त भी। और शेख ज़ायद देख लें आप, लाहौर वाला, कि जब वफाक के पास था तो बेहतर चलता था। इसी तरह सिंध का भी खबर तो ये है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर तो अब मैडम बता सकती हैं कि सूबे में क्या हेल्थ की सिचुएशन है। वो तो बता 14 अरब खर्च कर रही है, 14 अरब। ठीक है, देखे मैं 14 अरब अगर फेडरल गवर्नमेंट वो चला सकती है उसी लेवल पे तो फिर बेशक ले ले, लेकिन 14 बिलियन की कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? इनके पास पैसे नहीं। लेकिन ये एक ऐसा इशू है, ये पार्लियामेंट के अंदर डिसाइड हो सकता है, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके ऊपर कोई, अगर सिंध गवर्नमेंट CCI एक प्रॉपर फोरम है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इसका प्रॉपर फोरम है, मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट अगर उसके ऊपर आएगी तो बैठ के उसके ऊपर फैसला हो जाएगा। कोई ऐसा इशू नहीं। 18वीं तरमीम के चर्चे बड़े अरसे से सुन रहे हैं कि जब से PTI की हुकूमत आई है किसी ना किसी तरीके से पीपल्स पार्टी के तौर पर जाहिर है वो कहते हैं कि जी 18वीं तरमीम हमारे क्रेडिट लेते हैं, आइन को हमने असली हालत में बहाल किया, हम आइन बनाने वाले हैं, क्रेडिट पीपल्स पार्टी जरूर लेती है। लेकिन मुझे बताएं कि ये वाकई इतना बड़ा मसला है कि जिस पे आज वो लॉन्ग मार्च की बात भी कर रहे हैं, और ये भी अस्पतालों के का बैकग्राउंड था जिस पे ये बात हो रही थी, प्रेस टॉक हो रही थी, वहां पे उन्होंने ये बात की। वाकई आपको लग रहा है कि 18वीं तरमीम को कोई खतरा है या कुछ और है? देखिए सादिया, अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं तो गवर्नमेंट को भी ये पता है कि ये अगर चाहें भी ना तो उसमें एक फुल स्टॉप भी ना ऐड कर सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, बिकॉज 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अपोजिशन को भी पता है कि अगर वो कह रहे हैं आपको लॉन्ग मार्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिंपली अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट पार्लियामेंट में आती है तो अगर आप उसमें वोट नहीं देंगे तो 18वीं तरमीम सिवाय पार्लियामेंट के कहीं और से उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकती। तो ये तो एक सिर्फ लोगों को एक पता नहीं क्यों ये बात बताई जा रही है कि जी ये 18वीं तरमीम का मसला है, 18वीं तरमीम की तशरीह कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी ज़मन में कह दिया कि नहीं जी ये तशरीह गलत हुई है, अस्पताल वापस करें, म्यूजियम्स वापस। बिल्कुल। उसके बाद 18वीं तरमीम से पहले जब 17वीं आई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में भी इन्होंने कुछ कहा था, अपॉइंटमेंट का, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया था। तो ये एक कानूनी रास्ता है, इसको पॉलिटिकल रिटोरिक्स बनाना कि जी इस वक्त पाकिस्तान में कोई 18वीं तरमीम का मसला है या सिंध का कोई मसला है कि जी सिंध पूरा आ जाएगा। असल में बात वही है कि जनाब जब भी ये केसेस की वजह से, ये केसेस की वजह से है कि जब केसेस कि आपको जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि 2 महीने में इनके फैसला होना है तो बस उसको लोगों को आपने बताना है, डॉज करना है कि जनाब हमने वो तो उधर जाके एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी और 18वीं तरमीम की बातें करनी है। देयर इज नो इशू ऑफ 18th अमेंडमेंट इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं आफरीदी साहब आपसे पूछते हूँ, 18वीं तरमीम जाहिर है पार्लियामान में पास हुई, पार्लियामान से 90 अरब रुपए फैसला करना है, वफाक को देने बता दें कि नो इशू है। सादिया हेलो, एक मेरा पॉइंट नोट कर ले प्लीज। जी आपकी आवाज आ रही है। 90 सिर्फ एक, आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट मैंने किया, एक विद अपॉलॉजीज, 90 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट के डिविजिबल पूल के इनको देने हैं।
आप कहते हैं 18वीं, यू आर स्टार्विंग द पीपल ऑफ सिंध। अच्छा, ये उनके रोड, ये उनके रास्ते, ये इनके स्कूल, ये इनके CCI इन्होंने जवाब दिया ना कि इसका जो फोरम मौजूद है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में चले जाए, वहां पे सारे डिस्प्यूट सॉल्व होंगे। आप समझते हैं नहीं गए, हर चीज का इदारा मौजूद है ना। रोज बयान नवे अरब का फैसला या पुराने मौजूद है, जो क्या बात है, डिविजिबल SSG के पैसे, वापडा के पैसे। अच्छा, वैसे ये पिछले दिनों मुर्तजा वहाब ने भी जो बात की, कल हमने चलाई भी थी, उन्होंने तो वो उलट बात कर दी। उन्होंने कहा कि हमें इख्तियार दे दें, ये जो टैक्स इनसे कलेक्ट नहीं हो रहा, विफाक जो है वो नाकाम हो रहा है, तो हमें इख्तियार दे दें और हम जो हैं वो कलेक्ट करके सूबों को दे देंगे, बाकी सूबों को और विफाक को भी दे देंगे। आफरीदी साहब, वैसे इसके रिव्यू में जाने पे भी मसला क्या है, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग, राना तनवीर इज ऑन रिकॉर्ड, मेरे कल के शो में भी उन्होंने कहा कि ये रिव्यू होनी चाहिए 18वीं तरमीम। कोई इतना बड़ा इशू है? नहीं, हर एक की अपनी सोच है। और जब हम ये बात 18वीं तरमीम की बात, इन्होंने 17वीं तरमीम की बात की, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस भिजवाया कि इसको वापस करें। ठीक है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। 18वीं तरमीम की बात आती है असम्बली में कि ये 18वीं तरमीम, अगर जब इस पे बात होगी या नई तरमीम आएगी, ये तब देखा जाएगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए, जो मेरे भाई कह रहे थे कि तवज्जो हटाने के लिए, हम यही कह रहे हैं कि ये सारे काम खाली एक वजह से हो रहे, गवर्नमेंट असल इशू से तवज्जो हटाना चाहती है ना। ये वो मैं बता रहा हूँ ना, 6 महीने हो गए, करप्शन असल इशू नहीं, मैं बता रहा हूँ 6 महीने हो गए। अगर करप्शन इशू होता, मलिक रियाज साहब बाहर ना जाते। अगर करप्शन उनका ACL में ना था, वो बाहर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इशू होता सुप्रीम कोर्ट को देखा जाता, नेब को देखा जाता, लेकिन इशू नहीं है, खाली डाइवर्ट करना है। 6 महीने गुजर गए, आपने गैस का क्या करना है, प्राइसेस को, आपकी बिजली की क्या, आपने महंगाई का क्या करना, आपने टैक्स कलेक्शन क्या करनी है, आपका आगे मुल्क को चलाना क्या है। आखिर आप इसी बातों पे 5 साल पहले गुजार लिए, साल चले और गुजार लें, आखिर किसी वक्त तो आपने काम करना है, किसी वक्त तो आपने टैक्स कलेक्शन करना है, किसी वक्त तो इस मुल्क को एक डायरेक्शन आपने देनी है, आपने आवाम को रिलीफ तो देना है। टैक्स कलेक्शन विफाक चले मान लो, मतलब नाकाम हो गया, अगर आप ये इरादा करना है कि हमने काम कोई नहीं करना, हमने काम कोई नहीं करना, हमने एहतिसाब का नारा लगाना है, और उसके अलावा हमने इस मुल्क को आखिर में दिवालिया करके छोड़ना है। हमने इसके अलावा काम कोई नहीं करना। टैक्स कलेक्शन में अगर विफाक नाकाम हो गया, तो वो इख्तियार आप किसी एक सूबे को दे सकते हैं कि जो सूबा कलेक्ट कर ले, बाकी सूबों को भी वो शेयर दे दे, विफाक को भी वो शेयर दे दे। मैं ये बता रहा हूँ, हर सूबा अपना टैक्स कलेक्शन करता है, उनका अपना एक सिस्टम है, वो टैक्स मुख्तलिफ इशू के टैक्स वो लेते हैं, सबका नहीं, मैं कह रहा हूं वो टैक्स लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त टैक्स कलेक्शन में टोटली नाकाम होती जा रही है। 3.8% अब जो रिकवरी हुई है, 3.8% टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है। मेरे भाई फिगर जरा चेक कर, फिगर हमने चेक की हुए हैं। नहीं, फिगर आपने चेक नहीं की हुए, मेरे सामने ये फिगर पड़े हुए हैं। आज ये पिछले साल के हैं, ये अभी आज के हैं, तो वही तो कह रहा हूं ना, आज की 3.8% टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुई है। पिछले महीने से नहीं, इन 6 महीनों का कंपैरिजन कर लो बेशक। तो मैं कह रहा हूँ 6 महीने तो फिर क्या बात आप करते हैं? एक्सपोर्ट बढ़ी है, इंपोर्ट कम हुई है। 3 अरब डॉलर बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल के लिए 40 अरब डॉलर का अपने ऊपर कर्जा चढ़ा दिया है। 3 अरब डॉलर एक्सपोर्ट रेमिटेंस बढ़े हैं, हर चीज बेहतरी हुई है। क्या बात आप करते हैं? मेरे पास टाइम थोड़ा है और मैं आखिर में मैं चाहूंगी कि वन लाइनर सारे मेहमानों से इस हवाले से भी आ जाए, जिस पे हम बात भी करें। और बड़े जब से ये सानिहा हुआ है तब से ही तकरीबन रोज ही इस टॉपिक पे बात होती है। और आज ये जो सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर हुआ है, रहमान मलिक साहब जिसकी सदारत करते थे। डॉक्टर साहब, पहले आप ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा जो आज किया गया है सेनेट की कायमा कमेटी की तरफ से, आपको लगता है जुडिशल कमीशन ही वाहिद हल है? क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमत को भी मुलव्विस करार दिया गया, आज सेनेटर्स की तरफ से पुलिस को मुलव्विस करार दिया गया और ये कहा गया कि ये जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है सिर्फ आई वॉश है। बिल्कुल, मैं अग्री करती हूँ। और उसके साथ साथ जैसे आपने 172 लोग ECL में डाले हैं, तो कम से कम 15 से 20 लोग तो ECL में डाले ना, जिसमें चारे वुज़रा जो है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, और वजीर आला, इन सबको भी आप ECL में डालें। क्योंकि ये साहिवाल वाले जो साने हैं, उसने वो बचने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। JIT वाज एन आईवॉश, और इस पे बिल्कुल जुडिशल कमीशन भी बने। इन द मीन टाइम इन सबको आप ECL में डालें। ये क्यों ट्रैवल करें? इस तरह की खबरें आई थी कि इमरान खान से गौर कर रहे हैं इस मुतालबे पे। अगर राव अनवार के वाकया का आप साहिवाल के वाकयात से कंपैरिजन करें,
तो फिर क्या आप सर वैसे राव अनवार जैसे लोगों को, आबिद बॉक्सर जैसे लोगों को सजाएं मिलती, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता, सो किसी की जुर्रत ना होती ना कि दोबारा एक ऐसा सामने आओ। ना पुलिस चालान हुआ केस है, कोर्ट उसको रिहा करे ना। नहीं, मैं कह रही हूं 3 दिन में इब्तदाई रिपोर्ट आने के बाद, 3 दिन में इब्तदाई रिपोर्ट आने के बाद आपने ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया और इसके बाद आपके केस चल रहा है, FIR 302 की हो चुकी है, लोग जेलों में हैं, तो इंक्वायरीज हो रही हैं, इतना तेजी से कहाँ मुझे बता दें। बट वो बयानात की बात जिस पे आज वो ज़ीशान जो ड्राइवर था, उनकी वालिदा खुद वहां आई हैं और उन्होंने कहा है कि जी मार तो दिया है, अब दहशतगर्द साबित करने पे तुले में। जी देखें, ये इस पे तो इंक्वायरी होगी, मैं समझता हूँ अगर वो बेगुनाह होगा तो बिल्कुल बेगुनाह होना चाहिए, बेगुनाह ज्यादती नहीं होनी चाहिए, ना होगी, ये भी मैं आपको गारंटी कैसे कहता हूँ, ज्यादती भी नहीं होगी, इसमें अदल होगा। जुडिशियल कमिशन इज द ओनली ऑप्शन। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस केस को खुदाराज इसको सियासत की नजर ना कीजिए, ये एक बहुत ब्रूटल इंसिडेंट है जो अभी हो रहा है, बिल्कुल जो अभी हो रहा है। और एक चीज नोट करने की है, अगर मॉनिटरिंग जजेस करप्शन के केसेस देख सकते हैं तो जुडिशरी इस केस को भी देखे, और जिन लोगों के खिलाफ FIR कट की है उनका ट्रायल, अगर वहां पे डायरेक्शन हो सकती है कि 2 महीने में ट्रायल कीजिए, तो ऐसे केसेस में भी होना चाहिए। अगर मैं ये जसारत कर सकूं, जो हम अभी बात कर रहे हैं, राव अनवार का भी जिक्र कर रहे हैं कि कानून बराबर तो नजर नहीं आता, वहां वो हथकड़ी के बगैर घूम सकता है, यहाँ डॉक्टर शाहिद मसूद को या दीगर लोगों को हथकड़ी लग सकती है, राव अनवार को नहीं लग सकती है। तो कानून आपको नजर आ रहा है कि वाकई गरीब और अमीर के लिए एक से, और इस केस में सियासत की नजर हो रहा है। अफरीदी साहब, आज आपके सेनेटर्स की तरफ से भी ये बात कर दी गई कि जी हुकूमत मुलव्वस है, फलां रेजिग्नेशन उसका आ जाए, फलां रिजाइन कर दे, पर उसमें इंसाफ का एलिमेंट किधर है? किस तरीके से आप वाकई उस खानदान को जो जिनको आप विक्टिम कह रहे हैं, जिनको आप बुला रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि कमेटी के अंदर पेश हों, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? मैं बता रहा हूँ, इसमें गवर्नमेंट 100% इन्वॉल्व हुई, और मैं आपकी चैनलों को सबूत कर सकता हूँ। जब कहा गया कि FIR काटें, तो सारे चैनलों में वो मूवीज़, वो TV, वो लोग दिखाए गए, उसके बावजूद नामालूम लोगों के खिलाफ FIR काटी गई। इसका मतलब है कि सबको नजर आ रहा था, सब वो लोगों को, पुलिस को भी देख रही थी कि फायरिंग कौन कर रहा है, उसके बावजूद नामालूम लोगों के खिलाफ FIR काटना, फिर उन्हीं के थ्रू उसकी केस को चलाना। ये जो आप कह रहे हैं, एक बात कर, जुडिशियल कमीशन 1 मिनट में बन सकता था, और इस कार्रवाई को आगे जाके ये सब्जेक्ट बंद भी हो सकता था और इंसाफ भी हो सकता, लेकिन इसको इसलिए नहीं किया जा रहा है कि ये TV पे डिस्कस होता रहे और ये बात चलती रहे, और ये तवज्जो का ये चीज़ मरकज़ रहे। वरना अगर इंसाफ की बात होती तो नामालूम लोगों के खिलाफ FIR ना कटा होता, अगर सारी पाकिस्तान की TV चैनलों पे चल रहा था। जो साबिक कुछ पुलिस अफसरान हैं, उनसे नामालूम अफराद के हवाले से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि गुंजाइश रखी जाती है कि कल को और नाम ऐड होने हो FIR में, तो वो भी हो सकते हैं कि अगर हम नाम लिख लें तो फिर ये ऑब्जेक्शन आता है, ये गलत बात है। नामालूम अफराद को आप इस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपने पहले जो नाम दे दिए वो आपका एविडेंस है, एग्जैक्टली। आई हैव टू वाइंड अप हियर। चारों मेहमानों की तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।